हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैथ्स और फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड की इस सीरीज में आज हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, कॉन्सेप्ट उठाए हैं, जिनको आप देखिए। और यदि आपको कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा, तो हम उस टॉपिक से संबंधित वीडियो आपको बना के दे देंगे। पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग बैक the bouncing back of light when it hits a polished surface like mirror is called reflection of light. Definition आती है तो bouncing back of light when it hits a polished surface is called reflection of light. जैसे कि कोई एक पॉलिश सरफेस है हमारा, ये यहाँ पे कुल लाइट गिर रही है और ये इधर से बाउंस बैक होके इधर जा रही है। तो ये जो फिनोमेना है हमारा, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। लाइट का नेचर होता है कि कोई पॉलिश सरफेस है तो यहाँ पे लाइट जाएगी और ये बाउंस बैक होके चली जाएगी। कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होगा, है ना। जैसे कि ये कोई सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है, परपेंडिकुलर, ये कोई लाइन है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के द्वारा हमें पता चलता है। तो जो एंगल अपन नापते हैं ये हमेशा नॉर्मल से ही नापते हैं। सरफेस का जो नॉर्मल है यहां से अपन एंगल नापते हैं, ये एंगल अपन को नहीं नापना है। इंसिडेंट रे का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये ना होके नॉर्मल से अपने को एंगल ये नापना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे। ये क्या है? जो गिर रही है रे वो इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in the same plane। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो इसका नॉर्मल होगा ये एक ही प्लेन पे होना चाहिए। एक ही प्लेन का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कोई एक सरफेस है, इस सरफेस का नॉर्मल ये है, और ये मान लेते हैं कि कोई एक इंसिडेंट रे ये ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे हमारी ये कोई ऐसी जा रही है। ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, और इधर से कोई एक रे जा रही है तो ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीनों जो रे और ये नॉर्मल है एक ही प्लेन, ये जो कागज है ना, इसी पे लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रे ऐसा जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे अपन ऐसा बना रहे हैं और नॉर्मल हमारा कुछ दूसरे प्लेन पे जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सिंपल लॉ है। एंगल आई बराबर एंगल आर होना चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इसका नॉर्मल एक ही प्लेन पर लाई करना चाहिए। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इस पे अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे रहा है एग्जाम में, ये सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है,
एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको दे रखा है, बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका दे रखा है 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। अपने को पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो रिफ्लेक्शन वाला एंगल है ये भी अपना 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन मान ले दे देते हैं कि ये सब कोई नॉर्मल है, ये कोई अपना सरफेस है, पॉलिश सरफेस। एक कोई रे जा रही है जिसका एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। अब आप बताएं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे 60 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन वाला एंगल जो है हमेशा नॉर्मल से लेते हैं। तो ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब इस सरफेस से ये परपेंडिकुलर पे है। तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये इंसिडेंट हो गई, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। फिर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमारा रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ना कि 60 डिग्री। ये कोई क्वेश्चन और लेना चाहें। मान लेते कोई एक सरफेस दे रखा है, आपके क्वेश्चन आ गया, पॉलिश सरफेस है। इसमें बोल रहा है कि कोई एक रे गिर रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। मान लेते हैं कि ये बोल रहा है कि ये वाला एंगल इसका x डिग्री है। तो अपने को पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा। ये ऐसा प्रश्न आ गया, इसमें x डिग्री ये वाला एंगल दे रखा है और एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछ रहा है। तो पहले तो पर इसमें एक नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल ये हो गया हमारा कितना 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल 90 माइनस एक्स। ये एक्स है, टोटल 90 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, एंगल आर है ये। तो इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस एक्स डिग्री। तो ये सिंपल क्वेश्चन एक मार्क में आपके यहाँ आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, इसमें हमको दो टाइप के मिरर पढ़ना है। एक तो आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर, एक हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, इसमें पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ होता है, और कॉन्वेक्स मिरर आपका कुछ ऐसा होता है, पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ होता है। ये आपने पढ़ा होगा। याद करने का तरीका क्या है? इसमें केओ 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 मतलब क्या होता है? गुफा। तो ये कुछ गुफा जैसा है ना, गुफा जैसा है ना कुछ। तो ये कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, जिसमें बाहर साइड पॉलिश होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में अंदर तरफ पॉलिश होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो मिरर है ये कैसे बनता है? कोई एक स्फेयर है, स्फेयर का कुछ पार्ट से ये मिरर बनता है। तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा इसके लिए फोकस होगा पोल। मिरर कैसे बनता है? ये किसी एक स्फेयर का पार्ट होता है। तो जो स्फेयर है उसका एक सेंटर होगा, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन पोल, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके बीच में होता है फोकस। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर भी किसी एक स्फेयर का ही पार्ट है। तो जो स्फेयर का जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसके ये पोल है हमारा, इसके बीच में कोई एक फोकस होता है। ठीक, तो इसी स्फेयर का पार्ट है ये मिरर, ऐसा होता है।
तो यदि ये दूरी कितनी हमारी f है तो ये हमारी 2f होगी। यहाँ पे भी यदि ये दूरी f है तो ये हमारी 2f होगी। तो मिरर के लिए फार्मूला पढ़ते हैं अपन, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो हमारा साइन कन्वेंशन है, मान लो कि एक ये मिरर है, तो इस साइड की जो कोई भी दूरी होगी फोकस की या हमारी ऑब्जेक्ट इमेज की, उसको अपन को पोल से दूरी नापना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन को समझना जरूरी है, बहुत ही आसान है। कोई भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो गया मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये पोल हो गया। पोल को समझिए आप ओरिजिन, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 0 0 है। इस साइड का अपन पॉजिटिव लेते हैं ना, एक्स इस साइड क्या है पॉजिटिव हो रहा है, पोल के इधर नेगेटिव हो रहा है। ऐसे ही सेम इस पोल के इधर जो भी इमेज बनेगी या जो भी डिस्टेंस होगा इसको पॉजिटिव लेना है, और इस पोल के इधर इस साइड की डिस्टेंस को हमको नेगेटिव लेना है। सेम इसमें भी इस साइड की डिस्टेंस को अपने को, ओरिजिन हो गया, पॉजिटिव लेना है, इसको नेगेटिव लेना है। ऐसे ही यदि हमारी कोई कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर बन रहा है तो उसको पॉजिटिव साइन से लेना है, नीचे बन रहा है तो नेगेटिव साइन से लेना है, इतना याद रखना है। इसको 0 0 मानना है, एक्स वाई प्लेन जैसा, इधर पॉजिटिव एक्स इधर नेगेटिव एक्स, तो नेगेटिव डिस्टेंस लेना है, इधर इधर पॉजिटिव लेना है। ऐसे ही फोकस में अब क्वेश्चन वन समझते हैं, क्वेश्चन 7 को और भी क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 9.2, देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance should a screen placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. एक अपन रफली फिगर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर है, बाहर साइड इसकी पॉलिश होगी, फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं इसका फोकस 15 है, और एक 4 सेंटीमीटर साइज की है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 होगा, 15 ये 30 पे, ये 30 है, तो 25 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर, पोल से डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, 25 सेंटीमीटर हो गया। क्या फाइंड करना है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड ए स्क्रीन प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, किस डिस्टेंस पर अपने को स्क्रीन रखनी है ताकि इसकी इमेज स्क्रीन पर अच्छी बन सके। कुल मिला के हमको इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करना है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पर v कितना, u कितना है, u हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये 0 0 पॉइंट अपन मानेंगे तो ये पॉजिटिव एक्स इधर नेगेटिव एक्स, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारी माइनस में, तो यहाँ पे u हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। फोकस भी हमारा इस साइड है तो -15 सेंटीमीटर, इस फार्मूले में रख देंगे 1/v, ये हो जाएगा -125, ये हो जाएगा -15, यहाँ से 1/v कितना जाएगा -1/15 प्लस 1/25, इसके ऊपर एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 75 ले लेते हैं एलसीएम, 15/75 -5, 15×3 = 45, 1/v इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 1/v बराबर -2/75, तो v यहाँ से आ जाएगा कितना, v यहाँ से आ जाएगा हमारा -75/2, 2 से कटेंगे होते हैं 6, 7 दूनी 14.5, v आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v आ गया -37.5 सेंटीमीटर, मतलब हमारी इमेज यहाँ कहीं बनेगी।
ये 30 है यहाँ तक, -37 इधर बनेगी, करीब यहाँ बनेगी इमेज। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज हमारी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, और उसका नेचर क्या होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा। क्योंकि इस इमेज को हम एक स्क्रीन पर ले पा रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड ए स्क्रीन प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। यदि हम कोई इमेज को स्क्रीन पर ले पा रहे हैं तो वो रियल इमेज ही होगी, ये रियल इमेज ही स्क्रीन पर, पर्दे पर आती है ना, वर्चुअल इमेज पर्दे पर नहीं आती। तो इसका जो नेचर हो जाएगा वो हो जाएगा रियल इमेज। और वैसे भी अपन जानते हैं कि जो हमारा कॉन्केव मिरर में यदि कोई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो वो रियल ही बनती है। अपन ने जो रे डायग्राम से जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं उसके अनुसार अपन ये पहले ही आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आप फाइंड करना है कि साइज क्या होगी इमेज की। तो मैग्निफिकेशन को जो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, m इज इक्वल्स टू h डैश बाई h इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u। इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। तो हमको h डैश फाइंड आउट करना है, h पता है, v और u सब पता है। h डैश क्या हो जाएगा यहाँ से, h डैश हो जाएगा माइनस v इंटू एच अपॉन u। तो v कितना है हमारा, फाइंड आउट हमने किया है -37.5। h कितना है, h है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो ये इसके ऊपर है तो पॉजिटिव में लेंगे अपन, 4 सेंटीमीटर इसके ऊपर है ना, तो ये पॉजिटिव में आएगी इसकी इमेज, इसकी हाइट। तो यहाँ पे अपन पॉजिटिव 4 आएगा अपॉन यू। यू कितना है हमारा -25, है ना, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड में है, नेगेटिव साइड में है। तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे अपन, तो हो जाएगा +37.5 इंटू 4 अपॉन 25, और ये माइनस का इधर आ जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट -6 सेंटीमीटर एच डैश। माइनस का क्या मतलब है कि इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, है ना। और इसका मैग्निफिकेशन एच डैश आया -6, और हमारी ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो 4 थी, तो 4 सेंटीमीटर की हाइट को उसने 6 कर दिया, मतलब कि अपने को इमेज इन लार्ज साइज की मिलेगी। तो रियल इमेज फाइंड आउट हुई इन लार्ज, मतलब इन लार्ज में लिख भी सकते हैं 6 सेंटीमीटर, और जो वी हमको मिला था वो मिला था -37.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको जब अपन रे डायग्राम से समझना, हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यदि इसको अपन रे डायग्राम से समझें इस पूरे क्वेश्चन को, उससे आपको इमेज फॉर्मेशन का भी कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। जैसे कोई एक बड़ा हमारा सर्किल रहा होगा जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहाँ होगा, फोकस इसका बीच में होगा। ये हमारा इतना हमारा मिरर है कॉनकेव, छोटा कर लेते हैं मिरर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है 4 सेंटीमीटर का, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर पर, और 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रखी है। तो ये 30 है और ये 15 है, तो 25 करीब यहाँ पे आएगा ऐसा। तो यहाँ पे रे डायग्राम बनाने के लिए एक तो अपन प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपन एक ले ले। तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से जाती है, ये अपन ने पढ़ा है। और एक अपन पोल पे ले लें, जो पोल पे जाती है वो जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल पर वो निकल जाती है। तो इसको अपन ये तो करीब ये यहाँ पे ऐसे ये इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी। इन लार्ज साइज इन्वर्टेड, और ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कराई है 37.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है।
ये इसका पूरा कंप्लीट रे डायग्राम भी आपने समझ लिया। रे डायग्राम बनाने के लिए दो रे लेना जरूरी है। तो एक अपन प्रिंसिपल एक्सिस के पहले ले लिया जो कि फोकस से जा रही है, और एक अपन ने यहाँ पे पोल पे ले लिया, ऐसे जा रही है। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी काम कर रहा है अपना, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी काम कर रहा है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यहाँ पर भी लग रहा है, ये मिरर है। कैसे लग रहा है अपन देखते हैं। देखिए, ये हमारा एक स्फेयर है, ये अपन यहाँ पे नॉर्मल एक बना लेते हैं, इस सरफेस पे नॉर्मल। तो कोई स्फेयर का जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर से गुजरता है ना। ये इसका नॉर्मल हो गया, ये एंगल आई है तो ये एंगल आर है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये एंगल आई है, एंगल आर है। ऐसे ही इस वाले पॉइंट के लिए ये हो गया इसका नॉर्मल इस सरफेस के, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ भी एंगल आई और एंगल आर यहाँ पर भी लग रहा है ना। मिरर है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, एग्जांपल नंबर 9.1। क्या बोल रहा है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located 5 meter away from this mirror, find the position, nature and size of mirror. एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम कार में, बस में जो हमारे साइड मिरर होते हैं छोटे से, जिसमें से अपन पीछे की ओर देखते हैं, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं अपन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। यहाँ पर एक अपन बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, अंदर की ओर पॉलिश होता है इसमें। इसका फोकस कहीं यहाँ एफ है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बस बोल रहा है कि 5 मीटर पे है, 5 मीटर करीब यहाँ पे बस है एक, ठीक है, यहाँ पे एक बस है। तो ये बोल रहा है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे इमेज बनेगी, साइज क्या है, नेचर क्या है। फार्मूला सिंपल है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे u कितना है, यहाँ पे 5 मीटर। तो 0 0 पोल के इस साइड में है तो ये निगेटिव लेंगे यहाँ पे, है ना, -5 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। f कितना आएगा, पोल के इस साइड में है तो पॉजिटिव में आएगा f। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर हमारा 3 है, f हो जाएगा 3/2, यानी कि 1.5। यहाँ फार्मूला में 1/v, v निकालना है, -1/f 1.5। 1/v यहाँ से आ जाएगा 1.5 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 1.5 है ना, यहाँ पे 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस 1/5, यहाँ पे एलसीएम आएगा 15, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ 5 से 15 3, 1/v implies that 1/v is equals to 13/15। यहाँ से v आ जाएगा हमारा 15/13, 13 कम 13 20, 13 कम 13, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर v। 1.5 मीटर मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारी इमेज इस साइड बनेगी, वर्चुअल इमेज आएगी। ठीक है, पोजीशन आ गई 1.15 मीटर पर इमेज बनेगी। ये आप इतना 3 है, ये 1.5 है, 1.1 मीटर का कहीं यहाँ पे आएगी इसकी इमेज बस की। और ये वर्चुअल इमेज है। साइज, साइज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, m इसको टू h डैश बाई h माइनस b बाई u। ठीक है, h डैश फाइंड आउट करना है, इसको इधर h लगे -v इंटू h बाई u, ये v है ना। तो v कितना है यहाँ पे, v 1.15 है। हाइट, हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है, हाइट दी नहीं रखी है।
हमको फाइंड आउट करना है साइज ऑफ द मिरर, साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज फाइंड आउट करना है। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस वी, वी कितना है अभी फाइंड आउट किया हमने 1.15, यू कितना था -5, यह आ जाएगा 0.25, माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है ना। ऑब्जेक्ट भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर थी और इमेज भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, और इसका साइज हो गया छोटा 0.23 मीटर पे, मतलब इसकी साइज 0.23 फैक्टर होगी जो हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी 100 सेंटीमीटर है, तो हमारी इमेज की जो हाइट है वो 23 सेंटीमीटर होगी, छोटी हो गई। तो हम जानते ही हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज की साइज हमारी छोटी हो जाती है। इसके ऊपर रे डायग्राम में समझें इस क्वेश्चन के अनुसार, रे डायग्राम से आप का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हमारा एक कोई कॉन्वेक्स मिरर है, वो किसी एक स्फेयर का पार्ट रहा होगा, ये हम एक स्फेयर मान लेते हैं, इसका सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है ना, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस इसका हमारा बीच में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, इस स्फेयर का ये पार्ट है। पॉलिश सरफेस इधर आएगी, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट की कोई डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन दे रखा है जो कि बस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर है, फोकस उसका आधा 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर रे डायग्राम बना रहे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं, और यहाँ पर हम एक नॉर्मल बना रहे हैं इस स्फेयर का जो कि सेंटर से पास होता है। तो इंसिडेंट रे ये है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे वाला होगा। ये इसको हम प्रोड्यूस करेंगे तो देखिए फोकस से ही पास होगा यहाँ पे, ठीक। और एक रे अपन डाल देते हैं पोल पे, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये, तो ये दोनों रे कभी भी मीट नहीं करेंगे, ये रे इधर जा रही है इधर जा रही है, तो मीट नहीं करेंगे, तो इसको पर वर्चुअली प्रोड्यूस करेंगे यदि आगे डॉट डॉट करके यहाँ पे कहीं मीट करेंगी, तो ये हमारा इमेज यहाँ बन जाएगा, मतलब फोकस के पहले है ना। तो हमारी ये जो वी आया था कितना आया था 1.15 मीटर, फोकस कितना था इसका 1.5 मीटर, हमारी इमेज कितनी है 1.15 मीटर पर, मतलब फोकस के पहले बन जाएगी है ना, साइज छोटी हो जाएगी और वर्चुअल इमेज बनेगी और 1.15 मीटर पर बनेगी। ये समझने की बात है, एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना है, पर छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2025 में आया हुआ था। क्या बोल रहा था, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यूज द मिरर फार्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इन द मिरर। तो एक कोई कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर गुफे जैसा होता है, बाहर साइड इसकी पॉलिशिंग होती है, ये इसका मान लेते हैं कि पोल है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकल लेंथ इसका दे रखा है 15 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा यहाँ पे सी 30 सेंटीमीटर पर, फोकल लेंथ यहाँ पे दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर प्लेस है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं 10 सेंटीमीटर भाई, ये 15 है, ये 10 पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बताना है कि हमारी इमेज की पोजीशन क्या होगी। सिंपल फार्मूला अपन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो
पोल के इस साइड में है तो नेगेटिव होगा हमारा एफ और यू। तो एफ यहाँ कितना जाएगा -15 और यू हो जाएगा -10। तो यहाँ से 1/v 1/f इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/u। अब यहाँ पर एफ कितना है -15, यहाँ रख दीजिए -15, यू कितना है -10, ये हो जाएगा -1/15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/10। एलसीएम ले लीजिए 30 -2 प्लस 3, ये 1/v, यहाँ से v आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे कहीं 30 सेंटीमीटर पे हमारी यहाँ पे कहीं इमेज हमारी बनेगी। अब इमेज बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, इसको अपन कैसे समझे? हमारा आंसर तो आ गया, v 30 सेंटीमीटर बनेगा पोल के इस साइड। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एक -v/u। v कितना है 30, u कितना है -10, 3 आ गया, मतलब 3 गुना साइज की हमारी इमेज बनेगी। और पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब कि इमेज हमारी ऊपर की ओर बनेगी। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज आएगी ये। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और पोल के बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज वर्चुअल बनेगी, आप रे डायग्राम से बना सकते हैं, और 3 गुना बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2024 में। क्या बोला? लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज +3। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर? पहला क्वेश्चन बोला कि ये मिरर किस टाइप का है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन 3 है, मतलब 3 गुना कर रहा है इमेज। तो कौन सा मिरर अपना है जो साइज को बढ़ाता है? तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा साइज छोटी होती है। आप देखिए कॉन्वेक्स मिरर में आप कहीं पे भी साइज ऑब्जेक्ट रखिए, चाहे इनफाइनाइट में रखिए, चाहे आप कहीं पे भी रखिए, साइज हमेशा आपकी छोटी ही बनती है ना। जैसे ये यहाँ पे आया, ये रे में एरो जरूर बनाइए, रे डायग्राम में एरो बनाना जरूरी है। ठीक है, ये इसको अपन वर्चुअली प्रोड्यूस करेंगे, इसको यहाँ मिलेगी, तो ये इमेज हमेशा छोटी ही मिलेगी। कहीं पे भी आप इमेज रखिए तो हमेशा इमेज छोटी ही आएगी। तो कॉन्वेक्स मिरर तो होगा नहीं, तो ये कॉन्केव मिरर है ना। इसका आंसर हो जाएगा कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में इमेज बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है कॉन्केव मिरर में। ठीक है, वो डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की। सेकंड क्या पूछ रहा है? वेयर इज ऑब्जेक्ट लोकेटेड। फिर बोला कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पर 3 गुना इमेज बने और साइन पॉजिटिव है, मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही सीधे हैं, है ना। देखिए अपन एक देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं कॉन्केव मिरर का। ये हमारा मान लेते हैं फोकस है, ये हमारा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मान लेते हैं कि हमारी इमेज यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ रखा है सी और एफ के, तो भी हमारी इमेज बड़ी बनेगी, पर इमेज बनेगी इधर, उल्टी बनेगी। ठीक है, इमेज यहाँ पे उल्टा बनेगा। यदि हम सी और एफ के बीच में रखा हुआ है हमारी इमेज तो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो उल्टा बनेगा तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे निगेटिव होगा, और क्वेश्चन दे रखा है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। तो इमेज सीधी कब बनेगी इसमें? जब इमेज एफ एंड पी के सामने रखा हो, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के सामने जब होगा, बीच में होगा, तो हमारी इमेज सीधी बनेगी, इनलार्ज बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ठीक है, आप रे डायग्राम से समझ लीजिए इसको। यदि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे तो एक अपन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देते हैं, तो जो कि फोकस से पास होगी, एक हम पोल से डाल देते हैं जो कि यहाँ से पास होगी। तो ये दोनों रे जो है कभी भी नहीं मिलेंगी, तो इसको हमको वर्चुअली प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये हमने प्रोड्यूस कर दिया कुछ ऐसे,
तो ये हमारी ऑब्जेक्ट ये बन गई, बड़ी बन गई, वर्चुअल बन गई और इरेक्ट सीधी बन गई। ठीक है, फिर अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, वेयर इज ऑब्जेक्ट लोकेटेड, इसका आंसर आ जाएगा बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, फिर बोलता लिस्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म अदर देन साइज मैग्निफिकेशन। तो इमेज की अदर क्या प्रॉपर्टी होगी, मैग्निफिकेशन के अलावा, मैग्निफिकेशन बता दिया कि 3 गुना हो रही है, बड़ी इमेज हो रही है, इसके अलावा और कौन सी 2 प्रॉपर्टी है, एक तो क्या प्रॉपर्टी आ गई इसकी, एक तो क्या वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, ये हमारा कान की लेंस है ना, इरेक्ट बनेगी, और क्या बनेगी, सोचिए और क्या हो सकता है, और क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर, है ना, मिरर के पीछे बनेगी, मैंने 3 बता दी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन में यदि ऐसा बोल देता, ये क्वेश्चन मैं मन से बना रहा हूं, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन -3 होता, तो बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट आपको इन तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। ठीक है, हिंट मैंने दे दिया पहले ही आपको सोल्यूशन में ही कि -3 मतलब उल्टी में सी और एफ के बीच में बनेगी ना। बाकी आप तीनों के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको ढेर सारे क्वेश्चंस हम और भी प्रैक्टिस करवाएंगे, यदि आप चाहेंगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। कुछ लोगों का ये मांग थी कि मैं, बच्चों को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, इसलिए मैंने बनाया वीडियो। ये आप आगे भी डिमांड करेंगे तो रिफ्रैक्शन के भी टॉपिक्स लिए जाएंगे। थैंक यू। ऐसे ही आपको वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, और जो क्लास 10 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ग्रुप में भेजें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो स्कूल्स के ग्रुप हैं जिसमें से बच्चे पढ़ सकते हैं उनके ग्रुप में भी इस वीडियो को डालें, और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।